हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एनआईएस के क्लास 12 के हिंदी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। इसे क्वेश्चन आंसर्स भी हम साथ में ज़रूर प्रोवाइड करेंगे और डिटेल्स भी ज़रूर देंगे। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एनआईएस से जुड़े वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है, आज जिस चैप्टर पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हिंदी कविता की विकास यात्रा। हिंदी कविता की विकास यात्रा में सर्वप्रथम जो पहली बात आती है वो है संत काव्य की विशेषताएं। हम सबसे पहले इसी संत काव्य की विशेषताओं पर थोड़ा ध्यान देंगे। संत काव्य की विशेषताओं में पहला पॉइंट जो है, संतों ने ईश्वर को रूप गुण से रहित मानकर उसके नाम की उपासना पर बल दिया। अवतारवाद को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसका दूसरा पॉइंट है, ईश्वर प्राप्ति में माया मतलब पैसा, मोह माया को बाधक मानकर उसका तिरस्कार किया। गृहस्थ जीवन में रहते हुए ईश्वर भजन का उपदेश दिया। माला फेरने, मूर्ति पूजा करने, तीर्थ आदि में जाने को धार्मिक आडंबर कहकर उनका खंडन किया। और संतों की भाषा सरल है, इसमें अनेक भारतीय भाषाओं के शब्द घुले मिले हैं। ये संत काव्य की विशेषताएं थी। संतों ने बहुत सारी कविताएं लिखी, उन्हीं कविताओं के आधार पर ये विशेषताएं बनाई गई हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है वह है सूफी काव्य की विशेषताएं। काव्य का अर्थ आप लोग सभी जानते हैं, इसका कविता का मतलब होता है, काव्य का मतलब कविता होता है। तो सूफियों ने भी बहुत सारी कविताएं लिखी। उनके कविताओं की क्या क्या स्पेशलिटी या विशेषताएं रही थी, आइए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट है, सूफियों ने प्राय कथा काव्य लिखे हैं। कथा काव्य मतलब कहानियों पर आधारित कविताएं। दूसरा जो पॉइंट है, उन्होंने इस्लाम, वेदांत और भारतीय लोक संस्कृति का सुंदर समन्वय किया है। तीसरा पॉइंट, आत्मा परमात्मा के बीच उन्होंने आत्मा को प्रेमी और परमात्मा को प्रेमिका माना है। चौथा पॉइंट, इनकी भाषा अवधी है। और पांचवा, इन काव्यों में प्रेम और विशेषता विरह की प्रधानता है। अब अगला पॉइंट है वह है राम भक्ति धारा के काव्य की विशेषताएं। राम भक्ति धारा के काव्य मतलब वही बात है कि राम भक्ति के टॉपिक पर जिन कविताओं को लिखा गया उनकी क्या क्या विशेषताएं रही हैं। पहला पॉइंट, राम काव्य में राम को विष्णु का अवतार माना गया है। इस धारा के काव्य के मुख्य विषय मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। दूसरा पॉइंट, रामचरितमानस में राम के मर्यादा पूर्ण स्वरूप का चित्रण हुआ है। तीसरा पॉइंट, राम काव्य मुख्य रूप से कथात्मक काव्य है जिसमें एक स्टोरी बेस्ड काव्य है, कविता लिखी है तुलसीदास जी ने। चौथा पॉइंट जो है, राम काव्य मुख्यतः अवधि में रचित है, ब्रज भाषा में भी रचनाएं प्राप्त होती हैं। और इसका पांचवा पॉइंट है, दोहा चौपाई में यह काव्य रचा गया है। अगला जो पॉइंट है, टॉपिक है, वह कृष्ण भक्ति काव्य के प्रमुख विशेषताएं। पहला पॉइंट है, इस धारा के कवियों ने कृष्ण को विष्णु का अवतार मानकर उनकी लीलाओं का वर्णन किया है। इनकी काव्य रचना का मूल आधार श्रीमद् भागवत गीता है। दूसरा पॉइंट, इस काव्य में मुख्यतः कृष्ण के लोक रंजक रूप का वर्णन किया गया है। तीसरा पॉइंट, कृष्ण काव्य की भाषा अत्यंत सरस ब्रज भाषा है। इसका चौथा पॉइंट है, इनकी भक्ति सख्य भाव की है, अर्थात इन्होंने कृष्ण के साथ सखा भाव प्रदर्शित किया है। पांचवा पॉइंट, कृष्ण की बाल लीला और गोपियों की विरह का अत्यंत मनोहारी वर्णन किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन वह है रीतिकाल काव्य के प्रमुख प्रवृत्तियां। रीतिकाल एक काल गुजरा था, एक समय था जिसमें भी बहुत सारी कविताएं लिखी गई थी। उन कविताओं के आधार पर ही हम रीतिकाल को अलग
कह सकते हैं कि अलग थी, तो इसमें क्या विशेषता रही थी, आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है श्रृंगारिकता। इस काल के कवियों ने दरबारी वातावरण की रसिकता के अनुरूप उसे ढालकर भोग परक श्रृंगार चित्रण में अपना कौशल दिखाया था। दूसरा पॉइंट अलंकारिकता। रीतिकाल की दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति है अलंकारिकता। रसिकता पगे दरबारी वातावरण में चमत्कार प्रदर्शन के लिए कवियों को अलंकारों का सहारा लेना आवश्यक जान पड़ा था। तीसरा पॉइंट भक्ति और नीति। रीतिकाल के कवियों में भक्ति का रुझान भी मिलता है। दरबारी कवि होने के कारण वे नीति के उपदेश भी देते हैं, किंतु उनकी कविताओं में भक्ति कवियों जैसी तल्लीनता नहीं है। चौथा पॉइंट ब्रज भाषा। इस काल के प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है। भक्ति काल में सूरदास ब्रज भाषा को विशिष्ट आकर्षण दे चुके थे। पांचवा पॉइंट है वीर रस की कविता। इस युग के कुछ कवियों ने वीर रस की कविताएं भी लिखी। दरबार में रह रहे कवियों ने उन्हें आश्रयदाता राजाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए वीर रस की कविताएं लिखा करते थे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग आखिर होता क्या है, पहले हम लोग इस बात को समझ लेते हैं। किस काल को आखिर भारतेंदु युग कहा जाता था? 1870 के आसपास भारतेंदु की प्रारंभिक रचनाएं प्रकाशित होने लगी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ब्रज भाषा में कविताएं लिखी और गद्य लेखन में खड़ी बोली का प्रयोग किया। पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुई, अनेक साहित्यिक संस्थाएं बनी। भारतेंदु की इन महत्वपूर्ण कार्यों के कारण ही इस कालखंड को, इस समय को भारतेंदु युग कहा गया। इस युग की कुछ विशेषताएं थीं, आइए उन्हें एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट प्रकृति चित्रण। इस युग के कवियों ने प्रकृति का चित्रण प्राय उद्दीपन के रूप में किया है, अर्थात संयोग के क्षणों में यह नायक और नायिका के सुख को बढ़ाती है, तो वियोग के क्षणों में विरह वेदना को। हमारा अगला पॉइंट है भाषा। भारतेंदु युग में गद्य खड़ी बोली में लिखा जाने लगा, किंतु काव्य लेखन प्राय ब्रज भाषा में ही होता रहा था। इसका तीसरा विशेषताएं हैं कि जनजीवन का चित्रण तथा सुधार का स्वर। इस काल के अधिकांश कवि पत्रकार भी थे। वे नई चेतना और सुधार के भावना से भरे थे, अतएव उन्होंने बाल विवाह, छुआछूत, भ्रष्टाचार, अकाल, कर, महामारी आदि पर चोट करने के साथ ही धार्मिक आडंबरों आदि की भी निंदा कर जनता को जगाने का प्रयत्न किया। हमारा टॉपिक है छायावाद युग। ये क्वेश्चन एग्जाम में कुछ ज़्यादा ही पूछा करता है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। छायावाद युग का प्रारंभ 1918 से माना जाता है। पश्चिमी विचारों से प्रभावित, अपेक्षाकृत समृद्ध जीवन जी रहे पढ़े लिखे लोग समाज में व्याप्त रूढ़ियों, अंधविश्वासों से खिन्न थे, किंतु उनमें या उनसे मुक्ति का वातावरण अभी नहीं बना था, अतः वे भीतर भीतर घुटन का अनुभव कर रहे थे। द्विवेदी युग के काव्य की निरस्ता के विरुद्ध विद्रोह की भावना पनप ही रही थी। इन सब के मिले जुले परिणामों में एक नई काव्य धारा चल निकली, जिसे हम छायावाद कहते हैं। इस छायावाद की कुछ विशेषताएं हम लोग देखेंगे, कुछ प्रमुख प्रवृत्तियां। पहला पॉइंट सौंदर्य और प्रेम। छायावाद कवि संवेदनशील थे और उनकी दृष्टि भी सूक्ष्म थी। प्रकृति और नारी दोनों का सौंदर्य उन्हें आकर्षित करता था, इसीलिए उनके काव्य में नारी और प्रकृति के बड़े चित्रण चित्रित हुए हैं। अगला पॉइंट रहस्यवाद। छायावादी कवियों ने प्रकृति में चेतना का आरोप किया है। उन्हें कण कण में अनंत सत्ता की उपस्थिति प्रतीत होती है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय भावना। छायावादी काव्य पर जीवन से पलायन का आरोप लगाया जाता रहा है, किंतु देश प्रेम और राष्ट्रीय गौरव को भी छायावादी कवियों ने वाणी दी है। हमारा अगला पॉइंट है मानवतावाद। छायावादी कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की लोकप्रियता से आकृष्ट थे। बांग्ला मनीषी रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद आदि से भी ये प्रेरित हुए और उनसे रचनात्मक ऊर्जा ली।
अंतर्राष्ट्रीय चेतना भी इस समय जाग ही रही थी। इन सभी के प्रभाव में छायावाद काव्य में विशेष या विश्व प्रेम की भावना मिलती है। हमारा अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है परियोजना का अर्थ। परियोजना क्या होती है देख लेते हैं हम लोग। आइए, परियोजना किसी समस्या के निदान या किसी विषय के तथ्यों को प्रकाशित करने के लिए तैयार की गई एक पूर्ण विचार योजना होती है। परियोजना के महत्व क्या है? खेल खेल में, पहला पॉइंट, खेल खेल में बहुत सी नई बातें सीखते हैं। दूसरा पॉइंट, नए नए तथ्यों के संग्रह करने का अभ्यास होता है। तीसरा पॉइंट, पाठ्य सामग्री के अलावा अन्य पुस्तकों को पढ़ने की रुचि विकसित होती है। चौथा पॉइंट, लेखन संबंधी नई नई शैलियों का अभ्यास और प्रयोग करना सीखते हैं। पांचवा पॉइंट, आपके अंदर नए नए विषयों के प्रति चिंतन करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। पांचवा पॉइंट, माफ कीजिएगा, छठा पॉइंट, खोजी प्रवृत्ति का विकास होता है। और सातवां पॉइंट, किसी समस्या के निदान के लिए संभावित समाधान खोज निकालने की क्षमता का विकास होता है। इन सभी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और जाते जाते हमारे वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो जाते जाते आप अपने लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।